हेलो, नमस्कार दोस्तों। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप भी चाहे किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है विद्या शक्ति एजुकेशन। तो यहाँ पर हम जैसे आपके सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे बात करें सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की, है ना। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं एसएससी है, पुलिस है, पटवार है, एसएससी पुलिस पटवार। इसके अतिरिक्त बात करें तो जैसे मान लिया कि रीट सेकंड ग्रेड सेकंड जो टीचर है, इन सब जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इनके लिए हमारे चैनल से आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अब हम अभी फिलहाल के लिए जो सामान्य विज्ञान होती है, सामान्य विज्ञान, अब ध्यान रखना दोस्तों, सामान्य विज्ञान की अपन बात करें तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने 3 सब्जेक्ट्स आती है। एक तो होता है अपने जीव विज्ञान या बायोलॉजी, एक होती है अपने केमिस्ट्री और एक होती है अपने फिजिक्स। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ये अपने जनरल साइंस में आते हैं, ठीक है, जनरल साइंस के पार्ट है। और ये जो यहाँ पे मैंने बता रखे हैं एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, रीट है, ग्रेड सेकंड टीचर। हालांकि इनमें तो अपने थोड़ा डीपली साइंस आता है ना, पर फिर भी जो अपन एक बेसिक लेकर चलेंगे जिसके अंदर इन तीनों सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जनरल साइंस की अपन बात करें, सामान्य विज्ञान की जहां पर बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत इन्हीं तीनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सामान्य जानकारी आती है। अब आप कहोगे सर सामान्य जानकारी कितनी आती है, तो इसके लिए मैं बता दूं, अपन बात करें कक्षा 6 से जो साइंस है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा कक्षा 10th और इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारियां, बायो है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों की ऐसी जानकारियां जो 11th और 12th में भी है, पर उतनी डीपली नहीं। जो व्यवहारिक विज्ञान से जुड़ी हुई जो चीजें होती है उनको अपन इसमें शामिल करेंगे। तो इन सब एग्जाम्स के अलावा और भी जो अन्य जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन जिनमें अपने जनरल साइंस को शामिल किया जाता है, तो उन सब की तैयारी के लिए आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो अभी जनरल साइंस लेके ही चलने का है। उसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो आपको कुछ समय बाद में मिलते रहेंगे। तो जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में हमेशा ही ध्यान रखना तीनों सब्जेक्ट्स आती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इन तीनों ही जो सब्जेक्ट्स की जो व्यवहारिक जो बातें हैं और इसके साथ 10th और 12th लेवल तक की जो चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे। 11th और 12th का कम ही पढ़ेंगे, ठीक है। जितना कि एग्जाम में आता है, इन एग्जाम्स में जितना आता है उतना ही उन्हीं पॉइंटों को 11th और 12th के शामिल करेंगे या उन्हीं जानकारियों को लेंगे। वैसे तो पढ़ने के लिए अपने पास में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन उन चीजों को अपन नहीं पढ़ेंगे जो अपने काम की नहीं, अपने काम की चीजें क्या है उनको अपन देखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा
जनरल केमिस्ट्री का पार्ट। अब एक बात और, जनरल केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसके वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ बायोलॉजी से संबंधित है वो आपको अलग से वीडियो मिलेंगे, और फिजिक्स के जो चैप्टर है, जो फिजिक्स के जो पॉइंट है, उनके वीडियो आपको अलग से मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर अभी मैं फिलहाल जनरल साइंस को शुरू कर रहा हूं, और जनरल साइंस के आपके पर डे 3 वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे मेरे चैनल पर, जिसमें एक होगा आपके बायोलॉजी का जनरल जीव विज्ञान, और एक होगा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और एक होगा अपने फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का। क्योंकि अपन बात करें जैसे कि जनरल साइंस के अंदर, जैसे मान लिया कि आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की किताबों को अपन देखते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो उन्हीं में से आते हैं, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी आपको बताऊंगा, ऑथेंटिक किताबों के साथ में मैं बताऊंगा कि देखो ये जो चैप्टर है वो कहां से आया है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आया हुआ है, या ये आपको कौन सी कक्षा के कौन से चैप्टर में मिल सकता है। तो सारी चीजें अपन ऑथेंटिक किताबों से ही पढ़ेंगे, न ज्यादा लंबा पढ़ेंगे न ज्यादा शॉर्ट पढ़ेंगे। यदि कुछ चीजें शॉर्ट में दे रखी है और एग्जाम के अनुसार अपने को चाहिए कि इनको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़े, तो अपन उन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में भी लेंगे, और ऐसी भी चीजें हैं बहुत सारी जिनको ज्यादा डिटेल से दे रखा किताबों के अंदर, तो उनको अपन थोड़ा सा शॉर्ट लेंगे, अर्थात संक्षेप में उस प्रकार से लेंगे जो अपने एग्जाम के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ना तो टाइम वेस्ट किया जाएगा, न ही आपको फालतू की वेस्ट चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो 3 प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे, एक मिलेगा जनरल साइंस से संबंधित, एक केमिस्ट्री से संबंधित, और एक फिजिक्स से संबंधित। इनके फिजिक्स वाले पार्ट फिजिक्स वालों में मिल जाएंगे, केमिस्ट्री वाले जो भी पार्ट है, परमाणु अणु है, ठीक है, जो भी है केमिकली फॉर्मूलाज है, ठीक है, तो उन सबको अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे, और जीव से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी सिलेबस में शामिल है, तो अपन उसको इसमें लेंगे। तो 3 वीडियो अभी फिलहाल आपको जनरल साइंस से संबंधित ही मिलेंगे, और उसके बाद कुछ समय पश्चात आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपको वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। अभी फिलहाल लाइव क्लासों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिस्ट्री को, ठीक है। बायोलॉजी के लिए आप अलग से वीडियो बनाया हुआ है आज का, उसमें देख सकते हो, और फिजिक्स के लिए भी आज का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां आप जाके उसको देख सकते हैं। तो अब 3 वीडियो साथ में लेने का मेरा उद्देश्य क्या, उद्देश्य ये है कि ताकि अपने जो ये जनरल साइंस के जो ये तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट अपने क्लियर हो जाए। अब एक बात और ध्यान रखना, जनरल साइंस में एक चीज अपन और भी ऐड करते हैं पर्यावरण वाला, जो इन्वायरमेंट का जो पोर्शन होता है उसको मैं बायोलॉजी के साथ में ही पढ़ूंगा। तो इन्वायरमेंट वाले जो पोर्शन को या जो पार्ट है उसको अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले में मैं ऐड करके पढ़ूंगा, और बाकी जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है वो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। जो भी चीजें केमिस्ट्री की आपके कक्षा 6 से 12th लेवल तक जो भी चीजें आ रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो पढ़ने के लिए 11th और 12th में तो बहुत सारी चीजें है बायोलॉजी की पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें है, और फिजिक्स में भी 11th 12th में बहुत सारी चीजें है, पर अपन कक्षा 6 से 10 तक का तो सिलेबस जनरल साइंस में पूरा आता है, ध्यान रखना, पूरा आता है कक्षा 6 से 10 तक का सिलेबस, और 11th 12th की कुछ चीजें आती है, तो वो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सी है कौन सी नहीं दी हुई है, या 9 से 10 तक की जो किताबों के अंदर जो सिलेबस है, ठीक है, ऑथेंटिक किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या एनसीईआरटी की जो किताब है, उनसे फिर थोड़ा सा और आगे अपन देख लेंगे ताकि अपने वो चीज क्लियर हो जाए। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर रहा हूं मैं। तो आज पढ़ेंगे अपन परमाणु और अणु के बारे में। तो परमाणु और अणु क्या है, आइए देखते हैं। ओके, लेट्स वी नाउ रीड परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, तो इन दोनों ही शब्दों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं पहले से। वैसे देखें तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ये अजीब शब्द है कि सर ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं है। तो परमाणु और अणु है वो छोटी क्लासों से ही स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि परमाणु और अणु को क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो आता है, ये ऐसी कोई चीजें थोड़ी आती है, नहीं। अपन गलती भी यही करते हैं। अपन क्या है कि छोटी चीजों को देखते नहीं है, और जो सवाल बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो इन्हीं में से बनते हैं। बहुत सारे सवाल मैं बताऊंगा कि सवाल किस प्रकार से बनते हैं, हर एक पॉइंट से बताऊंगा कि सवाल किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चनों के अभ्यास के लिए आपको हर एक पॉइंट का अलग से वीडियो अपलोड मिलेगा, जिसमें अपन सारे के सारे क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो पहले अपन थ्योरी की चीजें पढ़ेंगे, हालांकि मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम भी आपको क्वेश्चनों का अभ्यास करवा दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो अलग मिल जाएगा, ताकि आपका कंटिन्यू अभ्यास होता रहे, ठीक है। और संभावना यही है कि हर संडे को आपको क्वेश्चनों का जो वीडियो है वो इन तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग से मिल जाएगा। जितना अपन मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हैं, तो उसका एक अलग से आपको क्वेश्चनों का वीडियो मिल जाएगा। तो अपन बात करें परमाणु एवं अणु। तो परमाणु एवं अणु की जो अवधारणा है उसको अपन पढ़ते हैं। आप भी जानते हैं कि छोटे छोटे प्रत्येक जो पदार्थ होता है, क्या कहते हैं हम, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, किनसे, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु या एटॉम, जिन्हें परमाणु या क्या कहते हैं, एटॉम कहते हैं। ओके, चलो ठीक है। अब ये जो परमाणु है, अणु है, इनकी संकल्पनाएं दी किसने थी, ये किसने बताया। कोई भी जानकारी होती है तो उसको सबसे पहले बताने वाला कोई ना कोई तो होता ही होता है। तो परमाणु या अणु के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो यू कहने का मतलब है कि इसका संक्षिप्त अपन इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ते हैं कि ये परमाणु की भी पदार्थ पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये सबसे पहले बात बताई किसने थी। तो इतिहास को पढ़ने से पहले दो शब्दों का ध्यान रखना, वो मैं आपको बताऊं। एक शब्द तो होता है, एक शब्द तो अपन देखते हैं दार्शनिक, एक शब्द तो होता है दार्शनिक, और दूसरा जो शब्द होता है वो है वैज्ञानिक शब्द। दार्शनिक और वैज्ञानिकों में ज्यादा फर्क नहीं है। आधुनिक समय के जो भी लोग रिसर्च करते हैं, है ना, उनको अपन बोलते हैं वैज्ञानिक। आधुनिक समय में जो भी रिसर्च से संबंधित कार्य किए जाते हैं उन लोगों को ही अपन क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। साधारण सी चीज है। अब प्राचीन काल में क्या होता था, जो वैज्ञानिकों के समकक्ष कार्य करते थे, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में उन व्यक्तियों को अपन वैज्ञानिक कहते हैं, और इन वैज्ञानिकों का काम जो प्राचीन समय में जो लोग करते थे उन्हीं को कहा जाता था दार्शनिक। तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिकों के लिए ही एक शब्द है जिसका प्राचीन समय में इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे ही परमाणु और अणु की जो संकल्पना है वो अभी वर्तमान से नहीं है। लगभग आज से ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले से परमाणु के बारे में बता दिया था, परमाणु और अणु के बारे में, ठीक है। फिर पाश्चात्य वैज्ञानिक आए और उन्होंने परमाणु और अणु के बारे में बताया। तो ये परमाणु और अणु की थ्योरियां क्या है, कहां से आई है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले इस पे जाते हैं अपन, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी 2 या 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अपन पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो 500 वर्ष ईसा पूर्व, 500 वर्ष ईसा पूर्व की बात करें, भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था, महर्षि कणाद। कब, 500 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व, 500 ईसा वर्ष पूर्व। अभी ईस्वी सन चल रही है, अभी जैसे मान लिया कि 2023 चल रही है,
तो 2023 से भी मतलब ईस्वी सन से भी 500 वर्ष पहले, है ना, ईसा मसीह के समय से भी 500 वर्ष पहले की बात करें तो एक भारतीय दार्शनिक थे। कौन? भारतीय दार्शनिक। और उन भारतीय दार्शनिक का नाम क्या था? महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। उन भारतीय दार्शनिक का नाम क्या था? महर्षि कणाद। अब महर्षि कणाद ने पदार्थ के बारे में क्या बताया था? सॉरी, परमाणु के बारे में क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसको अपन यदि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाए, पदार्थ या किसी वस्तु को, पदार्थ या किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं, क्या करते जाएं? विभाजित करते जाएं, तो एक टुकड़ा या कण ऐसा प्राप्त होता है जिसे हम और आगे इधर लिख देता हूं मैं, जिसे हम, सॉरी हमें लिख दिया, जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। उस अविभाजित कण को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया था? उसी को परमाणु नाम दिया था। और इनके द्वारा बताई गई ये जानकारी है, इसको वर्तमान में अपन परमाणुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्तमान में परमाणुवाद कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम परमाणुवाद के जनक कौन थे, है ना? मान लिया इसी प्रकार का प्रश्न आ गया, सर्वप्रथम परमाणुवाद किस दार्शनिक ने दिया था? दार्शनिक शब्द की बात कह रहा हूं मैं, किस दार्शनिक ने दिया था? मान लिया यही क्वेश्चन आ गया, यदि सर्वप्रथम परमाणुवाद किस वैज्ञानिक ने दिया था तो अलग हो जाएगा आंसर। ये मैं पहले कह रहा हूं, अपने को सवाल को समझना है। सवाल कह रहा है कि सर्वप्रथम परमाणुवाद किस दार्शनिक ने दिया था। अभी दार्शनिक और वैज्ञानिक शब्द का मैंने अंतर बता दिया। तो ये भारतीय दार्शनिक थे, कौन थे? महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद है, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अपना परमाणुवाद प्रस्तुत किया था। और इस परमाणुवाद में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि यदि किसी भी पदार्थ को अपन छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो एक टुकड़ा ऐसा प्राप्त होगा जिसको अपन और आगे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब वो अंतिम अविभाज्य कण होता है। क्या कह सकते हैं अपन उसको? अंतिम अविभाज्य कण। अंतिम अविभाज्य कण। तो इस अंतिम अविभाज्य कण को ही क्या नाम दिया महर्षि कणाद ने? इसी को नाम दिया था उन्होंने, परमाणु नाम दिया था। इसी अंतिम अविभाज्य कण को क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। और इनके द्वारा बताई गई ये जो जानकारी है वो परमाणुवाद के अंतर्गत पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में करेक्ट, यहां तक आ जाना चाहिए जहां तक। ठीक है, तो सवाल आया दार्शनिक का है कि सर्वप्रथम परमाणुवाद किस दार्शनिक ने दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? महर्षि कणाद। अलग वैज्ञानिक पूछे तो वैज्ञानिक के बारे में अपन आगे देखेंगे। डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था, इसी में पढ़ेंगे। ये जो अपना वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के अंदर अपन तीन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे परमाणुवाद के बारे में, एक तो पढ़ेंगे परमाणुवाद के बारे में, ठीक है, जो कि ये परमाणुवादी है। अभी और आगे देखते हैं। एक अपन देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। किसके नियम? रासायनिक संयोजन
रासायनिक संयोजन के नियम। ओके, अब कहोगे अभी आपने तो कहा 3 चीजें पढ़ेंगे, आप 2 ही बता रहे हो। रासायनिक संयोजन के नियम है 2। कितने नियम है? 2 नियम। ठीक है, एक नियम जो है वो तो है अपने निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। ठीक है, और एक है अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये 2 नियम और एक ये परमाणुवाद। तो इस वीडियो में अपन 3 चीजें पढ़ेंगे, तो इनको अभी फिलहाल बाद में पढ़ते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले अपन परमाणुवाद ही देख रहे हैं। तो परमाणुवाद के जनक पूछे, दार्शनिक पूछे तो दार्शनिक हो जाएंगे महर्षि कणाद, और ये भारतीय दार्शनिक थे। और इन्होंने ये जो जानकारी बताई थी, ये बताई थी 500 ईसा वर्ष पूर्व बताए थे। अभी ये परमाणुवाद यहां खत्म हुआ नहीं, अभी एक और भारतीय दार्शनिक आते हैं और उनका नाम है पकुधा कातायान। पकुधा कातायान। तो पकुधा कातायान, दूसरे दार्शनिक का नाम क्या है? पकुधा कातायान। अब इन्होंने क्या बताया कि सर परमाणुवाद तो हमने तो इतना ही सुना था कि परमाणुवाद है, सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया, या हमने तो ये सुन रखा है कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से बना होता है। ऐसी जानकारी डाल्टन से पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताई थी? नहीं, उन्होंने तो ये बताया। उसके आगे क्या बताया, वो थे पकुधा कातायान। तो पकुधा कातायान ने क्या बताया था, उन्होंने इस परमाणुवाद को आगे विस्तार से समझाया। इसका क्या किया उन्होंने? विस्तार। परमाणुवाद का क्या किया? विस्तार किया था। किसने किया था? पकुधा कातायान ने। और विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने बताया कि जो ये परमाणु होते हैं, अर्थात ये सूक्ष्मतम अविभाजित जो कण होते हैं, ये सूक्ष्मतम अविभाजित जो कण होते हैं वो संयुक्त रूप में मिलते हैं। मतलब यही जो परमाणु होते हैं वो जुड़ते हैं। ये जो परमाणु है ये क्या करते हैं? जुड़ते हैं संयुक्त अवस्था में। ये संयुक्त होकर ऐसे बड़े अणुओं का निर्माण करता है जिनको अपन देख सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। उनको अपन कहते हैं पदार्थ, पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य। तो उनको अपन कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। तो ये बात बताने वाले थे, कौन थे? पकुधा कातायान। तो पकुधा कातायान ने क्या बताया कि जो अंतिम अविभाजित सूक्ष्म कण होते हैं, जिनके बारे में बताया था किसने? पकुधा कातायान ने। तो ये जो कण होते हैं वो संयुक्त होते हैं, संयुक्त होकर ऐसे बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं जिनको अपन देख सकते हैं। ठीक है, और इनको कहते हैं आज के युग में अपन पदार्थ या द्रव्य। तो पदार्थ या द्रव्य का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ लें। तो ये था अपने पूरा परमाणुवाद। ठीक है, तो ये अपने समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में डाल्टन आए थे और डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, उसको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक नोट्स के रूप में लिख देता हूं, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि यहां से याद रह जाए तो सबसे अच्छी बात है, और यदि यहां से याद ना रहे तो मैं इस पूरी चीज को एक नोट्स के रूप में व्यवस्थित क्रम में लिख देता हूं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज आप खुद नोट्स बनाओ तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब तक अपन खुद लिख लिख के याद नहीं करेंगे, कोई किसी के द्वारा बताई गई चीज को अपन जब अपने तरीके से नहीं लिखेंगे, तब तक वो चीज उतनी ज्यादा बेटर तरीके से अपने को याद होगी नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से याद करने का एक ही फॉर्मूला है, चाहे तो आप किताबों से पढ़ो, चाहे आप कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस पढ़ी हुई चीज को आप अपने तरीके से एडजस्ट करो, तो वो मेमोरेबल ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक बार आपको इसको नोट्स के रूप में। ठीक है, फिर आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों मैंने आपके लिए ये सारे स्क्रीनशॉट बना दिए हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पहले लिखा हुआ है
500 ईसा वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने, किसने? महर्षि कणाद ने परमाणुवाद दिया तथा पकुदा कातायाम ने, किसने? पकुदा कातायाम ने इसे आगे बढ़ाया। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रस्तावित किया कि यदि हम द्रव्य या पदार्थ, एक ही बात है, द्रव्य को हो या पदार्थ हो, एक ही बात है, द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे क्या प्राप्त होंगे? कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को, जो भी लास्ट में या अंत में जो कण प्राप्त हो रहा है, उस कण को अपन पुनः, मतलब उसके आगे और विभाजित नहीं कर सकेंगे, ठीक है, या विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो कैसा होता है? अविभाजित होता है, जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस अविभाजित या अविभाज्य सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है? परमाणु, या कणाद ने क्या नाम दिया उसको? परमाणु नाम दिया था। ओके, उसके बाद इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? आगे बढ़ाने का काम किया था पकुदा कातायाम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भारतीय दार्शनिक पकुदा कातायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में मिलते हैं, मतलब ये जो सूक्ष्म कण होते हैं वो क्रिया करते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं और बड़े अणु का या बड़े पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो हमें द्रव्यों या पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं या भिन्न भिन्न रूपों के अंदर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में उसी टाइम लगभग महर्षि कणाद ने जब ये अपना सिद्धांत दिया था और पकुदा कातायाम ने इसको आगे बढ़ाया था, उसी समय, लगभग उसी समय दो पाश्चात्य दार्शनिक आते हैं, पश्चिमी देशों के दार्शनिक, जिनका नाम है, एक तो है डेमोक्रिटस और एक है ल्यूसिपस। दो पाश्चात्य दार्शनिकों का नाम क्या है? एक तो है अपने डेमोक्रिटस और एक है ल्यूसिपस। तो इन दो पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी कणाद और कातायाम के समय ऐसी की ऐसी ही धारणा बताई थी परमाणु के बारे में, ठीक है। तो परमाणु के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो तो थे डाल्टन, जिसको अपन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आगे पढ़ेंगे। लेकिन डाल्टन से पहले परमाणु के बारे में बताने वाले कितने लोग थे? 4 लोग थे। कितने लोग थे परमाणु के बारे में डाल्टन से पहले बताने वाले? 4 लोग थे, ठीक है। 2 तो थे भारतीय दार्शनिक और 2 थे पश्चिमी देशों के ग्रीक दार्शनिक, ठीक है। ग्रीक दार्शनिक थे, एक तो थे डेमोक्रिटस और एक थे ल्यूसिपस, और 2 भारतीय थे जिनके नाम है महर्षि कणाद, और एक अपने कौन थे जिन्होंने इस वाद को या परमाणुवाद को आगे बढ़ाया था? पकुदा कातायाम। कौन थे? पकुदा कातायाम। तो कुल मिलाकर 4 दार्शनिकों ने डाल्टन से पहले परमाणु के बारे में बताया था। ये आपको जानकारी रखनी, ये जानकारी कई लोग बताते ही नहीं, सीधा स्टार्ट करता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ध्यान रखना, कहां से स्टार्ट करते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं कई लोग, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा महर्षि कणाद के बारे में थोड़ी सी अवधारणा बता देते हैं, लेकिन इन 3 वैज्ञानिकों के योगदान को अस्वीकार कर दिया जाता है, हमें पता भी नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था महर्षि कणाद का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत और उसके संबंध में और कुछ जानकारियां। अब आगे अपन पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या है, इनको अपन देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम, अब आप सोचोगे कि हम
परमाणु के बारे में पढ़ते पढ़ते इधर रासायनिक संयोजन के नियमों के अंदर चले गए। ऐसा कैसे हो गया? क्या हम पॉइंट से भटक तो नहीं गए? तो बिल्कुल नहीं। रासायनिक संयोजन के नियम जो है वो परमाणु से ही जुड़े हुए हैं। आगे क्या हुआ कि जब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था तो वैज्ञानिकों ने परमाणु के वेट को मापने के लिए कुछ तरीके अपनाने शुरू किए थे। तो उसी के संदर्भ में रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए गए थे। ये जो नियम देने वाले थे वो थे दो वैज्ञानिक जिनके नाम है आंतुआ एल लेवाइजिए। एक तो कौन थे? एक तो थे आपके आंतुआ एल लेवाइजिए, आंतुआ एल लेवाइजिए, लेवाइजिए। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका जो नाम है, एक तो कौन थे? एक तो थे आंतुआ एल लेवोजिए, ठीक है। इन्होंने दिया था एक नियम जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था प्राउस्ट। क्या नाम था? प्राउस्ट। इन्होंने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं अपन स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इन्हीं दोनों नियमों को अपन कहते हैं इसके रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं? दो है। एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो किसने दिया था? आंतुआ एल लेवोजिए। किसने दिया था? आंतुआ एल लेवोजिए ने दिया था। और दूसरा जो नियम है रासायनिक संयोजन का नियम वो है अपने स्थिर अनुपात का नियम। और स्थिर अनुपात के नियम को देने वाले कौन थे? प्राउस्ट थे। कौन थे? प्राउस्ट थे। तो ये दो रासायनिक संयोजन के नियम है। अब इन नियमों में इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आंतुआ एल लेवोजिए का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इस नियम में आंतुआ एल लेवोजिए ने क्या बताया कि प्रकृति में जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव्य है, उस द्रव्य या द्रव्यमान को अपन न तो बना सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते। अर्थात द्रव्यमान जो है वो उतना ही रहेगा, आप उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, ठीक है। उसको परिवर्तित करके किसी दूसरे यौगिक में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुल जो द्रव्यमान होता है वो बराबर ही रहेगा जितना पहले था नए यौगिक बनाने से पहले, और उतना ही नए यौगिक बनाने के बाद में रहता है, ठीक है। तो आंतुआ एल लेवोजिए का ये नियम कहलाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, या द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है, न तो सर्जित किया जा सकता है, सर्जित किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ये बात बताई थी किसने? लेवोजिए ने बताई थी। किसने बताई थी? लेवोजिए ने। अर्थात अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो बाद में नए पदार्थ बनेंगे उनको क्या कहेंगे अपन? उत्पाद कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा पूरा, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो इनके लिए अपन अलग से वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी आपको ध्यान देना है कि
ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या ऐसे पदार्थ या पदार्थ एकल पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होने से कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसको अपन कहते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया पूरी होने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उत्पाद। तो द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसका यह हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इसका यह हुआ कि अभिक्रिया होने से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना था, और अभिक्रिया होने के बाद में जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है, वो दोनों ओर का द्रव्यमान है वो हमेशा ही बराबर ही रहता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको अपन नष्ट कर सकते हैं। यही अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे इसको अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 10 ग्राम कोई पदार्थ है ए, और उस 10 ग्राम ए पदार्थ से आप उसकी क्रिया करवा रहे हैं बी पदार्थ से, और जिसकी मात्रा मान लिया कि 2 ग्राम। तो अभिक्रिया होने के बाद में चाहे इससे सी उत्पाद बने या इससे एक से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं, तो उन दोनों का जो, जैसे मान लिया सी और एक और उत्पाद बन रहा, मान लो कि 2 उत्पाद बन रहे, तो इन दोनों उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान जो है वो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो ये अभिकारक है, इन अभिकारकों के दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। तो अब दोनों अभिकारकों के द्रव्यमान का योग क्या हो गया, 10 + 2 मतलब 12 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया। तो सी और डी इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 12 ग्राम ही आएगा। चाहे तो 8 और 4 हो सकता है, चाहे 6 और 6 हो सकता है, चाहे 10 और 2 हो सकता है, चाहे 2 और 10 हो सकता है, कैसे भी हो, दोनों उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। तो सॉरी, दोनों उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना है, उतना ही होगा जितना दोनों अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है। तो 12 है तो इधर भी 12 ही आएगा। मतलब 12 ग्राम से न तो कम होगा और न 12 ग्राम से ज्यादा होगा। अभिक्रिया होने से पहले कुल द्रव्यमान कितना था, उतना का उतना ही अभिक्रिया होने के बाद में होता है, क्योंकि अपन किसी पदार्थ को समूल नष्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आज तक प्रोसेस नहीं बना जिसमें अपन द्रव्यमान को नष्ट ही कर दे, बिल्कुल भी नष्ट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मान लें कि आप पानी है, अब पानी को आप कहीं पे गर्म कर रहे हो, तो पानी को गर्म कर रहे हो तो उसकी भाप बन जाएगी, तो वो वाष्प अवस्था में चला गया। अब आप कहोगे सर कि पानी था पहले 5 लीटर था और अब 4 लीटर ही बचा है, तो 1 लीटर पानी देखो हमने गर्म करके द्रव्यमान को कम कर दिया, नहीं, वो कम नहीं हुआ। वो 1 लीटर के बराबर में जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ चुका है वातावरण में, ठीक है। तो उस वाष्प के उसको और उसको जोड़े तो दोनों उत्पादों का है वो बराबर रहेगा। हालांकि ये तो एक भौतिक परिवर्तन है, जल का गर्म करना और उसका वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तनों में भी कुल द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। द्रव्यमान को नहीं तो अपन बना सकते हैं, नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। ये बात बताई थी आंतुआ एल लेवोजिए ने, और ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये सार्वभौमिक नियम है। तो द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कोई सवाल थोड़ी आते हैं, बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे सवाल है वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला नियम है दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम को देने वाले कौन थे, प्राउस्ट। कौन थे, प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, ठीक है। तो प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम में क्या बताया
कि कोई भी यौगिक है जिन जिन तत्वों से बना होता है उन तत्वों का उस यौगिक में जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। चाहे आप यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो या किसी भी ने किसी भी विधि द्वारा उस यौगिक को बनाया है, उसका जो रासायनिक संगठन है वो स्थिर रहता है, या यूं कह दे कि उसके जो रासायनिक संगठन में जो जो तत्व है उन तत्वों का जो अनुपात होता है वो अनुपात एक निश्चित अनुपात रहता है और उस अनुपात को अपन कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तत्वों का अनुपात या इन तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। यह नियम कहलाया स्थिर अनुपात का नियम। इस निश्चित का मतलब स्थिर ही है, स्थिर का मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, निश्चित का मतलब जो फिक्स है। तो स्थिर और निश्चित तो आपस में पर्यायवाची शब्द हुए। ठीक है, तो जिसका तत्वों के द्रव्यमानों का जो है वो अनुपात वो क्या होता है, निश्चित या स्थिर रहता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे बात करें अपन, इसको ऊपर मैं इधर समझा रहा हूं, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लिया कि अपन सबसे चिर परिचित उदाहरण ले लेते हैं, अपन जल की बात करें तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब इसमें स्थिर अनुपात का नियम आप कैसे ढूंढोगे या स्थिर अनुपात के नियम का आप कैसे पता लगाओगे? तो नियम क्या कह रहा है कि किसी भी यौगिक, तो यौगिक की बात यहां कर रहा है तो यौगिक हो गया अपना जल। यौगिक में तत्वों के, अब तत्व कौन कौन से, एक तत्व तो है इसके अंदर हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है इसके अंदर ऑक्सीजन। भाई तत्व तो दो है ना, एक तत्व का तो नाम है हाइड्रोजन, दूसरे तत्व का नाम है ऑक्सीजन, और इसमें हाइड्रोजन के परमाणु है 2 और ऑक्सीजन का है 1। मतलब ये कुल 3 परमाणु से मिलकर बना जल का एक अणु है, जिसके अंदर तत्व कितने, तत्व 2 ही है, तत्व तो 2 ही है। एक तत्व का नाम है हाइड्रोजन और दूसरे का नाम है ऑक्सीजन। अब इसके अंदर इन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित रहेगा। कैसे बात करें, हाइड्रोजन के द्रव्यमान की अपन बात करें तो परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे अपन। यहां पर परमाणु द्रव्यमान है जो उसके लिए अपन अलग से वीडियो पढ़ेंगे। एटॉमिक मास बोलते हैं जिसको, और उसकी इकाई होती है यूनिफाइड। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, यूनिफाइड होती है। तो परमाणु द्रव्यमान है, मोल संकल्पनाएं हैं, ये अपन धीरे धीरे आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन को देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो एक होता है, एक यूनिफाइड। कितना होता है, एक यूनिफाइड। अब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 2 यूनिफाइड। कितना हो गया, 2 यूनिफाइड। यूनिफाइड के लिए अपन यू लिखते हैं, ध्यान रखना, यूनिफाइड के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। और आजकल शॉर्ट में इसका संकेत काम में लेते हैं केवल यू, और इसका मतलब होगा यूनिफाइड। इसका मतलब क्या होगा, यूनिफाइड होगा। तो ये तो थी अलग से जानकारी, और वैसे भी इनको अपन आगे ही पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में अपन देखते रहेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं, तो इसका होगा 2 यूनिफाइड, क्योंकि 2 परमाणु है। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 यूनिफाइड रहेगा। कितना रहेगा, 16 यूनिफाइड रहेगा। इनके ये 16 कहां से आए हैं, ये हाइड्रोजन का एक क्यों होता है, ये द्रव्यमान वाणु में ही देखेंगे। तो इस जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान हो गई है। अब क्या करें, तत्वों के द्रव्यमान, तो तत्व है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों तत्वों के द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 2 यूनिफाइड और इसका
8 16 यूनिफाइड सॉरी, ठीक है। अब इन द्रव्यमानों के क्या निकालना है, अनुपात, इनका एक निश्चित अनुपात होता है, तो अनुपात निकाल लो, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 अनुपात 2 8 16। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जल के अंदर जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात 1:8 ही रहेगा। आप जल को चाहे कहीं से भी प्राप्त कर लो, चाहे तो आप जल को समुद्र का जल ले लो, चाहे आप कुएं का जल ले लो, चाहे आप नदी का जल ले लो, आपका जल स्रोत कुछ भी हो, जल कहीं से भी लिया गया है, चाहे यहां तक कि प्रयोगशालाओं में भी क्यों ना बन रहा हो, है ना, प्रयोगशाला में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती तो उनमें भी जल बनता है। तो जल का स्रोत चाहे कोई सा भी हो, जल के स्रोत में या जल जो यौगिक है, उस जल के यौगिक के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है, ये फिक्स है, तो ये फिक्स ही है, ठीक है। उससे पहले हमने पहले भी बताया, कातायान ने क्या कहा, फकुदा कातायान ने कहा कि जो परमाणु होते हैं वो संगठित, सॉरी हाँ, जो परमाणु होते हैं वो संगठित होकर नए नए द्रव्यों का निर्माण करते हैं। और इस नियम में प्राउस्ट ने क्या कह दिया कि ठीक है कि जो अलग अलग तत्व होते हैं या अलग अलग जो परमाणु होते हैं अलग अलग तत्वों के, तो वो जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस पदार्थ में जो भी तत्व है उनका अनुपात फिक्स रहेगा, चाहे उसको किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। ओके, एक और उदाहरण ले लेते हैं, ना समझ में आया हो तो चलो एक और उदाहरण की बात करें। एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 1 हो गया है, एग्जाम्पल दूसरे की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मान लिया अमोनिया की बात करें अपन, अमोनिया, किसकी बात करें, अमोनिया, और अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, ठीक है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। तो अमोनिया के रासायनिक सूत्र में अपन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुपात की तुलना करते हैं, तो वो कितना आएगा, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होगा। कैसे निकाला ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि भाई सर ने ये इसका 14 कैसे बताया, तो अभी मैं फिलहाल एक ट्रिक बता रहा हूं साधारणतः, हालांकि इस चीज को अपन बाद में पढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक आपको शायद पता होगा, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो परमाणु क्रमांक की बात करें अपन, है ना, तो परमाणु क्रमांक के अनुसार है ये जो नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे आता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक जो नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है वो है इसका 7, ठीक है। अब इसको लगभग दुगुना कर देना, लगभग दुगुना होता है, जरूरी नहीं है कि दुगुना ही होगा, ध्यान रखना है, लगभग दुगुना कर देते हैं तो आएगा 40, तो इसका है वो 14 होगा परमाणु द्रव्यमान। अब ये दुगुना ही क्यों किया उसको अपन सब, ये आगे की चीजें, अभी सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि फिर अपन पॉइंट से भटक जाएंगे, है ना। हमारा जो ध्येय है अभी पढ़ने का वो ये है, अब इसमें ये बीच में चीजें आ रही थी तो इसको मैंने थोड़ा समझा दिया, आगे चलते हैं अपन। तो इसका होगा 14, और हाइड्रोजन का भी मैंने बताया 1, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का परमाणु है तो कितना हो गया, एक का कितना हो गया 14, एक का हो गया 14, और यहाँ पे अनुपात लगा था, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, एक परमाणु का एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 3 का 3 एकम 3, तो यह हो गया 3। अब इनको डिवाइडेड करो, सरल अनुपात में लाओ, बड़ा अनुपात है सरल अनुपात में लाओ, जहां ये यहाँ पे लाए थे 2 को काटा तो 1 हो गया, 2 से 16 को काटा तो हो गया 8, डिवाइडेड किया। अब यहाँ पे अपने को पता है इनमें भाग जाता नहीं, तो अनुपात रहेगा 14:3। तो अब अमोनिया का स्रोत चाहे कोई भी हो, अमोनिया चाहे किसी भी जंतु में बन रही हो, चाहे किसी भी बाह्य वातावरण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में चाहे अमोनिया बन रही है, चाहे अपने शरीर के अंदर बन रही है, चाहे प्रयोगशालाओं में अभिक्रियाओं के दौरान बन रही है, अमोनिया का स्रोत चाहे कोई सा भी हो, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 14:3 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और ये देने वाले थे कौन, प्राउस्ट। तो आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब इनमें कई बार सवाल पूछ लेते हैं, जैसे मान लिया कि नॉर्मल इक्वेशन पूछ लिया
कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, द्रव्यमान अनुपात कितना होता है। क्या पूछ लिया, जल के अंदर, जैसे क्वेश्चन दे दिया इसमें कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, तो अपने को इसी फॉर्मेट से निकालना है और 1:8 करना है। ऐसे ही पूछ ले अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है या द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, तो 14:3 होता है। ये चेंज कभी नहीं होगा। तो ये नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। और इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है आंतोआ एल लेवोजिए का नियम, जिसको अपन कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है अर्थात सर्जित किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारकों और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। संरक्षित का मतलब जितना है उतना का उतना ही रहेगा, इसलिए बोलते हैं संरक्षण का नियम। किसका संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का, है ना भाई। इसको अपन ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, संरक्षण का मतलब क्या है, जितना है उतना का उतना ही रखना, उसको बचा के रखना, सेव करके रखना। अब किसको सेव करना है, किसका संरक्षण रहेगा, द्रव्यमान। तो पहले जितना द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान बाद में रहेगा, हो गया द्रव्यमान का संरक्षण। मतलब अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान कितना है, अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद में भी द्रव्यमान उतना का उतना रहेगा। तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इन दोनों ही नियमों को मैं आपके स्क्रीनशॉट के लिए लिख देता हूं। चाहो तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट नोट्स बनाओ तो सबसे बेस्ट है। ये मैं बार बार कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा। और इतना टाइम नहीं है, टाइम कम है, टाइम की आप बचत करना चाहते हो तो मैं आपके लिए इन सारी चीजों को नोट्स के रूप में सही व्यवस्थित करके लिख देता हूं, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट रख लो, सेव कर लो। चलो ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको लिख दिया आपके लिए, रासायनिक संयोजन के नियम लिख दिया है आंतोआ एल लेवोजिए। किसने, आंतोआ एल लेवोजिए और जोसेफ एल है, ये एव नहीं है, जोसेफ एल है, ये जोसेफ एल, आंतोआ एल लेवोजिए और पूरा नाम इसका जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के निम्न 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक है लेवोजिए, इसको मैंने शॉर्ट में इनका लेवोजिए याद रखो तो भी काम चल जाएगा, इधर से भी लेवोजिए। और दूसरे थे प्राउस्ट, जिसने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को, इस नियम के अनुसार, तो यहां से अपन इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद भी रख सकते हैं। तो द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान एवं अभिक्रिया के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव कैसा है, सदैव बराबर रहता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। और फिर दूसरा नियम लिख दिया मैंने स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया, इधर भी लिखा हुआ। ठीक है, तो प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित या एक स्थिर द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, चाहे उस पदार्थ को किसी भी स्थान से प्राप्त किया हो या किसी ने भी बनाया हो। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल है जल H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होगा, 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। और इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण अभी मैंने जो बताया था उसको भी मैंने लिख दिया है कि इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा, 14:3 होगा। 14:3 कितना होगा, 14:3 होगा। और इसमें अनुपात कितना होगा, 1:8। तो स्थिर अनुपात के नियम को 2 उदाहरणों से हमने समझ लिया है। ऐसे ही बाकी वाले तत्व यौगिकों में भी होता है। ठीक है,
तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने एक तो पढ़ा है कणाद का परमाणुवाद, कणाद का परमाणुवाद, ठीक है। ध्यान रखना मेरे से कणाद की बात करें, है ना। इसके अलावा हमने एक दो पढ़े थे रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़े? रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। और ये रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं? 2, ठीक है। एक तो हो गया अपने स्थिर अनुपात का नियम, या पहला रख दो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। तो 2 नियम हमने आज पढ़े हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक तो करना ही है, ठीक है। लाइक करने में, एक अंगूठा दबाने में आपका कुछ होता नहीं। ऐसा नहीं कि एक लाइक कर दिया तो आपका बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा और मुझे उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप लाइक करते हो तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि चलो भाई हमने जो काम किया है आपके लिए, वो आपके लिए अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें हैं वो समझ में ना आई है, या अभी पहली बार मेरे से आप मिल रहे हो या मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है अभी थोड़ा लैंग्वेज को एडजस्टमेंट करने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल त्रुटियां भी है, जैसे थोड़ी हो सकता है अभी आवाज जो है आपको अलग प्रकार से सुनाई दे रही होगी या गूंज रही होगी। तो ये जो जितने भी इश्यू है वो धीरे धीरे मैं खत्म करता जाऊंगा और बेटर से बेटर चीजें सामने आपके आती जाएगी। हेल्पफुल लगा है वीडियो तो लाइक करो, और भी जिन चीजों के वीडियो आप पहले चाहते हो कि सर नहीं हमें तो पहले उसका वीडियो चाहिए, या वो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, या वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे नहीं आ रहा, तो ऐसे वीडियो के लिए आप कमेंट कर दो, तो मैं उनके अलग से पहले से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये इनके प्रकार आपकी जो तैयारी है वो त्वरित गति से होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। आपके पढ़ने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। और जनरल साइंस है वो और कंपटीशन एग्जाम में आती है, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी कर दो, ताकि अपना फायदा नहीं दूसरों का भला भी कर दे अपन, ठीक है। अब वीडियो को शेयर करोगे तो दूसरे भी सीखेंगे कि चलो हाँ सर, है ना, कि एक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक नए टीचर भी आए हैं, एक नया एजुकेशन का एक चैनल भी बना है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अपने को किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, अपन अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और डटे रहेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। शेयर करने से आपका कोई मिस यूज नहीं होगा, या आपके लिए ऐसा नहीं उससे कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। ओके, थैंक्स।